डिफरेंशियल ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 32 शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते रहे हैं। हम कहते रहे हैं कि जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होती है उससे हमेशा कोई कोनिक बनती है। इसी तरह से क्या जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन 3 वेरिएबल्स जो है उससे क्या बनता है? उससे ज़्यादातर बनती है कोई ना कोई सरफेस। आपके सामने मौजूद है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स a1x² प्लस a2y² प्लस a3z² प्लस 2a4xy 2a5yc और 2a6xz a7x a8y a7 a9z प्लस a10 x² y² z² xy xz yz xyz और कांस्टेंट टर्म। ये जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक कितने वेरिएबल्स में? इन 3 वेरिएबल्स। इससे क्या हमेशा सरफेस बनती है? ज़्यादातर सरफेस ही बनती है, लेकिन कभी कभी इससे सरफेस नहीं भी बनती। मिसाल के तौर पे ये इक्वेशन है आपके सामने। क्या इक्वेशन है भला? x² प्लस y² इज इक्वल टू, इससे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है। हो सकता है आप हैरान हो रहे हो कि इससे कैसे स्ट्रेट लाइन बनती है। ये जो x² प्लस y² इक्वल टू 0 है, इस इक्वेशन से आपके ख्याल में क्या चीज़ बनती है? x² प्लस y² इक्वल्स टू 0। एक ही पॉइंट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, वो x0 और y0 है। इसके अलावा और कोई पॉइंट x और y की वैल्यूज़ इसको सेटिस्फाई नहीं करती हैं। इस इक्वेशन में z मौजूद ही नहीं है, तो z की वैल्यू क्या है? जब z मौजूद ही नहीं है तो z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, से t हो सकती है। तो आप देखें वो कौन सी चीज़ है जिस पे x भी 0 है, y भी 0 है और z की वैल्यू हमेशा चेंज हो रही है। याद आ रहा है? 3 डायमेंशन के अंदर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें x और y की वैल्यू हमेशा 0 हो और z की वैल्यू चेंज हो रही हो, वो हमेशा सिर्फ क्या है? z एक्सिस है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्पेशल केस है। ये सरफेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। हमेशा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 3 वेरिएबल सरफेस को रिप्रेजेंट नहीं करती है, लेकिन ज़्यादातर ये सरफेसेस को ही रिप्रेजेंट करती है। कौन कौन सी सरफेसेस को रिप्रेजेंट करती है? हम उनमें से कुछ सरफेसेस को बारी बारी पढ़ेंगे। इनमें मेरे समझाने का काम और आपके याद रखने का काम ज़्यादा है। तो जो से पढ़ना है, आपने इन इक्वेशंस को याद रखना है, इनसे बनने वाली शेप्स को याद रखना है। इनको शेप्स को इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको याद करवा दूं, जब भी एक वेरिएबल में स्क्वायर हो और एक वेरिएबल 1 हो, तो हमारे पास प्लेन के अंदर क्या बनता होता है? पैराबोला बनता है। जब भी दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 हो, प्लेन के अंदर हमारे पास हमेशा इससे क्या बनती है? एक स्ट्रेट लाइन बनती है। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन हो और दोनों वेरिएबल्स का स्क्वायर हो, x² ओवर a² प्लस y² ओवर b², अगर प्लेन की बात करें तो इससे हमेशा एक एलिप्स बनती है अगर दरमियान में प्लस आए, और अगर दरमियान में माइनस आ जाए, आपके पास x² ओवर a² माइनस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1 आ जाए, तो इससे हमेशा हाइपरबोला बनता है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। एलिप्स वाली बात है, उसमें अगर a और b सेम आ जाए तो सर्कल भी बनता है। ये प्लेन की इक्वेशंस आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि एक वेरिएबल की पावर 1 और एक का स्क्वायर हो तो पैराबोला, दोनों का स्क्वायर हो और प्लस हो तो एलिप्स या सर्कल, दोनों का स्क्वायर और माइनस हो तो हाइपरबोला, और अगर लीनियर इक्वेशन हो तो स्ट्रेट लाइन बनती है। इन्हीं की मदद से आगे हम मज़ीद बात करेंगे 3 डायमेंशन के अंदर 3 वेरिएबल्स के साथ जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है उससे क्या क्या बन सकता है। सरफेस बन सकती है, सरफेस के अलावा भी हमने भी बात की है, स्ट्रेट लाइन भी बन सकती है। किस वक्त?
A1 A2 A3 वगैरह की क्या क्या वैल्यूज़ ली जाएं, तो कौन कौन सी सर्फेसेस बनती हैं, उनमें से हम कुछ वेल नोन सर्फेसेस जो हैं उनको स्टडी करेंगे। जो पहली सर्फेस हम पढ़ने लगे हैं वो आपके सामने है, इसको हम एलिप्साइड कहते हैं। इसमें तीनों वेरिएबल्स का स्क्वायर है और सम है। वेरिएबल्स का स्क्वायर और सम हो तो जो सरफेस बनती है उस सरफेस को हम एलिप्साइड कहते हैं। ये सरफेस होती है। हम इसका नाम एलिप्साइड क्यों रखते हैं? हम इसका नाम इसलिए एलिप्साइड रखते हैं कि जब भी हम इसके कोऑर्डिनेट प्लेन्स के अंदर इंटरसेप्ट्स लेते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन्स के अंदर इसके इंटरसेक्शन लेते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं एक्स वाई प्लेन में इसका इंटरसेक्शन लूँ तो एक्स वाई प्लेन में इसका इंटरसेक्शन लेने के लिए मैं z को रखूँगा 0, और जब मैं एक्स वाई प्लेन में z को 0 रखूँगा तो इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो कि क्या चीज़ है, जो कि एक एलिप्स है। इस तरह अगर मैं y को 0 रख लूँ तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर वो भी एलिप्स बन जाएगी। अगर मैं x को 0 रख लूँ तो वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल टू 1 वो भी एक एलिप्स ही बन जाएगी। तो इससे बनती है हमेशा एक एलिप्स, इसलिए हम इस सरफेस को एलिप्साइड कहते हैं। अगर आप इसकी शेप देखें तो ये एलिप्साइड है। आप जैसे समझ लें बेस बाल है, बेस बाल है, लेकिन बेस बाल ज़रा दरमियान में से सॉलिड होती है। हमारी जो एलिप्साइड है वो दरमियान में से सॉलिड नहीं है, हॉलो होती है। अगर हम इसको स्केच करना चाहें तो ये कुछ इस तरह की शेप जो है ये बनती है एलिप्साइड। इसके इंटरसेप्ट जो हैं, इसका एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन, वाई जी प्लेन में प्रोजेक्शन, एक्स जी प्लेन में प्रोजेक्शन जो है वो एलिप्सिस आती हैं। जो इसके कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर प्रोजेक्शंस हैं या कोऑर्डिनेट प्लेन्स के साथ इसके इंटरसेक्शन है वो एलिप्सिस हैं, इसलिए हम इसको एलिप्साइड कहते हैं। अगर हम इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस की बात करें तो ये इसकी आपके सामने पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपको ज़ुबानी याद रखनी है, इसके थीटा और फाई की वैल्यूज़ आपको ज़ुबानी याद रखनी है। ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, चूँकि जब आप इनको इस इक्वेशन में पुट करते हैं एक्स वाई और जी की जगह तो दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं। ये आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि इसमें पुट करने से दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं। तो नेक्स्ट क्वाड्रिक सरफेस हम पढ़ने लगे हैं वो हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट है। हाइपरबोलाइड इसका नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें देखें जब मैं इसका वाई जी प्लेन के साथ इंटरसेप्ट लूँ, इसकी ट्रेस लूँ वाई जी प्लेन में, एक्स को 0 रखूँ तो वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल टू 1 हाइपरबोला बन रहा है। लेकिन अगर हम इसका स्केच बनाने की कोशिश करें तो इसका स्केच जो है वो डुगडुगी टाइप है, टैम्बोरिन जैसा है। कैसा है? टैम्बोरिन जैसा है। ये इस तरह की शेप, ये हाइपरबोलाज बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? हाइपरबोलाज। और ये हाइपरबोलाज से मिलकर बन रही है हमारे पास हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट। वन शीट इसको इसलिए कहते हैं कि इसका एक पीस बन रहा है। क्या बन रहा है? ये एक पीस में शेप है, दो पीसेस में नहीं है। अगर इसी तरह की शेप दो पीसेस में बनेगी तो उसे वन शीट की बजाय टू शीट कह लेंगे। इसको याद रखने के लिए आप देख सकते हैं कि इसमें एक टर्म प्लस की है और एक माइनस की हैं, तीनों क्वाड्रेटिक ही हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, एक प्लस की और एक माइनस की। इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस आप देखें तो ये आपके सामने इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके। ये इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। थीटा और फाई की रेंजेस भी आप याद रख लें। ये इक्वेशंस जो हैं इनको सेटिस्फाई करवा के देख लें। ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि इस हाइपरबोलाइड की पैरामीट्रिक इक्वेशन नीचे दी गई पैरामीट्रिक इक्वेशंस में से कौन सी हैं, तो आप या तो याद कर लें या उस वक्त पुट करके देख सकते हैं कि वो सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं सेटिस्फाई कर रही हैं। आपको बेसिकली बस इन्हीं दो फार्मूलाई को याद रखना पड़ेगा कि एक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है और एक कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा जो है ये भी 1 के इक्वल होता है। इन्हीं दो फार्मूलाई का यूज़ करके आप चेक कर सकते हैं कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस वाकई हैं, इसको सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। इसकी शेप भी आपके सामने मौजूद है, मैंने वजह बता दिया इसको हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट क्यों कहते हैं। जो क्वाड्रिक सरफेस अब हम पढ़ने लगे हैं उसका नाम है हाइपरबोलाइड ऑफ टू शीट। टू शीट इसका नाम इसलिए है कि इससे दो अलग अलग पीसेस बन रहे हैं। और हाइपरबोलाइड इसका नाम इसलिए है कि जब मैं इसकी ट्रेस लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स जी प्लेन में वाई को 0 रख के, तो मेरे पास जो
इक्वेशन बनती है वो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, जो कि हाइपरबोला की है। इसी तरह से अगर फ़र्ज़ करें मैं इसकी ट्रेस लूँ z को 0 रख के, अगर मैं इसकी ट्रेस लूँ z को 0 रखूँ, z को 0 रखने से ये बन रही है इक्वेशन एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर दो वेरिएबल्स हों और दरमियान में माइनस हो तो हाइपरबोला बनता है, यानी हाइपरबोला बन रहा है। z को 0 लेने से अगर हम बात करते हैं एक्स वाई प्लेन की तो हमारे पास बनता है इस तरह से, एक ऊपर और एक नीचे, ये हाइपरबोला बनता है। जब y को 0 लें और एक्स प्लेन की बात करें तो भी हमारे पास इस तरह से दो ब्रांचेस बनती हैं किसकी, हाइपरबोला की। तो हमारे पास इससे बन रहे हैं हाइपरबोलास, इसलिए हम इसको कहते हैं हाइपरबोलाइड ऑफ टू शीट्स। टू शीट्स इसलिए कि दो अलग अलग पोर्शंस बन रहे हैं, एक ऊपर है एक नीचे हैं। याद रहे जब भी तीनों स्क्वायर होंगे, एक प्लस और दो माइनस होगा, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होगा तो हाइपरबोलाइड ऑफ टू शीट बनता है। और जब तीनों वेरिएबल स्क्वायर के होंगे और दो प्लस और एक माइनस होगा तो 1 शीट का हाइपरबोलाइड बनेगा। कंफ्यूजन पैदा हो सकती है, याद रखना है तीनों वेरिएबल्स के स्क्वायर्स हों और एक प्लस का और दो माइनस के हों, लेकिन राइट साइड पर भी अगर माइनस आ जाए, क्या आ जाए, राइट साइड पर भी माइनस आ जाए तो फिर क्या होगा, फिर बेसिकली याद रखने के लिए राइट साइड पे प्लस बनाना होगा आपको, और प्लस बनाएंगे तो एक नेगेटिव की दो प्लस की हो जाएंगी और 1 शीट हाइपरबोलाइड हो जाएगा। तो इस कंफ्यूजन को याद रखना है आपने। ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, ये आपको याद रखनी है। आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि ये इसमें पुट की जाए तो सेटिस्फाई होती है इक्वेशन, यानी ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है। दो पैरामीटर्स हैं थीटा और फाई। जो नेक्स्ट क्वाड्रिक सरफेस है वो है एलिप्टिक पैराबोलाइड। एलिप्टिक पैराबोलाइड इसका नाम क्यों है और इसकी शेप देख लें। इसमें दो वेरिएबल्स का स्क्वायर है और एक वेरिएबल की पावर 1 है, और जो दो वेरिएबल्स का स्क्वायर है उनके दरमियान में प्लस का साइन है। इस बात को याद रखना है। एलिप्टिक इसलिए नाम है कि अगर मैं इसकी ट्रेस निकालूं z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए, फ़र्ज़ करें मैं z को कोई नंबर कॉन्स्टेंट ले लूँ, 1 ले लूँ, तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर जी को 1 लेने से इज इक्वल टू सी, और सी से डिवाइड कर लूँ तो ये एलिप्स बन रही है। यानी जब भी मैं इसमें एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन लेता हूँ, जी की कोई कांस्टेंट वैल्यू लेता हूँ, तो जो कर्व बनती है वो क्या बनती है, एलिप्स बनती है। इस तरह की एलिप्सेस बनती हैं एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन्स लेने पे। ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस, ये आपके पास जी एक्सिस, ये आपके पास एक्स वाई प्लेन, और ये एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन क्या बनी, एलिप्स बनी। और अगर मैं इसकी ट्रेस लूँ एक्स जी प्लेन में, से वाई को मैं कोई कांस्टेंट नंबर रख लूँ, इस इक्वेशन में क्या रख लूँ, वाई को कोई कांस्टेंट या वाई को 0 रख लूँ, वाई को 0 रख लूँ तो क्या इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी जी। ए स्क्वायर उधर ले जाएं, एक वेरिएबल का स्क्वायर है और एक वेरिएबल की पावर 1 है, इससे पैराबोला बनता है। वाई को 0 लें और कौन सा लें, इधर वाला एक्स जी प्लेन, तो ये इस तरह का पैराबोलाज बन रहे हैं, इसलिए इसका नाम एलिप्टिक पैराबोलाइड है। एलिप्सिस बनती हैं ट्रेसेस इसकी कोऑर्डिनेट प्लेन्स के अंदर, और इसके पैराबोलाज बनते हैं एक्स जी प्लेन में या एक्स जी प्लेन के पैरेलल प्लेन्स में, इसलिए इसका नाम एलिप्टिक पैराबोलाइड है। ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। पैरामीटर्स की रेंजेस क्या हैं देखी जा सकती हैं, लेकिन मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। हम क्वाड्रिक सरफेसेस पढ़ रहे हैं, यानी वो सरफेस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन रही हैं। जनरल इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनसे जो सरफेसेस बनती हैं हम इस वक्त पढ़ने लगे हैं, उनमें से हाइपरबोलिक पैराबोलाइड। नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं हाइपरबोलास बनते हैं जब मैं इसमें z की कोई कांस्टेंट वैल्यू लेता हूँ। फ़र्ज़ करें z की वैल्यू 1 लूँ तो क्या इक्वेशन बनती है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये हाइपरबोलास बन रहे हैं। इस तरह के हाइपरबोलास, एक हाइपरबोला का पार्ट इस साइड पे और एक हाइपरबोला का पार्ट इस साइड पे बनता है जब z की वैल्यू कोई कांस्टेंट ली जाए। और अगर
y की वैल्यू कांस्टेंट ली जाए, अगर मैं इसमें y को 0 ले लूँ तो क्या बनेगा मेरे पास, y को 0 लेने से एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर इज इक्वल टू सी जी। ये क्या बन रहा है, पैराबोला बन रहा है। यहाँ पे y को 0 ले लूँ, y को 0 लेने का मतलब है मैं एक्स जी प्लेन की बात करूँ तो मेरे पास इस तरह के इसके ऊपर पैराबोलाज बनेंगे, ये इस तरह के पैराबोलाज बनेंगे और इसको हम कहते हैं हाइपरबोलिक पैराबोलाइड। वजह बता दी क्योंकि इससे ट्रेसेस जो हैं, इसकी जो ट्रेसेस हैं, इसके जो इंटरसेक्शंस हैं कोऑर्डिनेट प्लेन्स के साथ और उनके पैरेलल प्लेन्स के साथ, वो हाइपरबोलाज और पैराबोलाज बन रहे हैं। ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं, ये इक्वेशंस इनको सेटिस्फाई कर रही हैं। इसको हम हॉर्स सैडल भी कहते हैं। हॉर्स सैडल हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हॉर्स के ऊपर जीन रखी हुई होती है जिसके ऊपर बैठा जाता है उसकी शेप इसी तरह की होती है। नेक्स्ट जो सरफेस हम पढ़ने लगे हैं उसका नाम है क्वाड्रिक कोन। इसमें कांस्टेंट टर्म 0 है, ख़ास तौर पे याद रहे। इससे पहले भी हमने इस तरह की इक्वेशंस देखी थी जिनमें तीनों वेरिएबल्स का स्क्वायर था, 2 प्लस की और 1 माइनस की थी। हमने उसको हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट कहा था, लेकिन उसमें राइट साइड पे कांस्टेंट था, इसमें 0 है। जब तीनों वेरिएबल्स का स्क्वायर हो, 2 प्लस की और 1 माइनस की हो और कांस्टेंट 0 हो तो फिर जो सरफेस बनती है वो क्वाड्रिक कोन कहलाती है। क्वाड्रिक कोन इस तरह की शेप आपने पहले भी पढ़ी है, आपने पढ़ा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से क्या बनता है, एक कोन बनती है। तो ये उसका एक स्पेशल केस है। ए बी सी की वैल्यू 1 ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये जनरल क्वाड्रिक कोन का एक स्पेशल केस है। और क्वाड्रिक क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स से बनी है। कोन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी शेप कोन जैसी होती है। एग्जैक्टली कोन तो नहीं है, एग्जैक्टली जिसको हम आम जिंदगी में कोन कहते हैं उसमें जो ट्रेसेस बनते हैं एक्स वाई प्लेन के पैरेलल वो सर्कल्स बनते हैं इस तरह से ऊपर और नीचे, लेकिन इसमें जो है एलिप्सिस बनती हैं। अगर मैं z की वैल्यू को 1 रखूं तो z की वैल्यू को 1 या कोई भी कांस्टेंट पॉजिटिव रखने से हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, और z की वैल्यू मैंने 1 रखी, 1 ओवर सी स्क्वायर राइट साइड पर ले गया, 1 ओवर सी स्क्वायर, ये एलिप्सिस बनेंगी। ये जो ट्रेसेस हैं जो एक्स वाई प्लेन से पैरेलल प्लेन में आ रही हैं वो एलिप्सिस आ रही हैं। इसको हम जनरली क्वाड्रिक कोन कहते हैं। वजह बता दी मैंने क्यों इसको क्वाड्रिक कोन कहते हैं। और ये भी याद रहे कि जब तक इसमें से ये वर्टेक्स नहीं निकाल देंगे, ओरिजिन एक्सक्लूड नहीं कर देंगे, तब तक ये एक सरफेस नहीं बनेगी हमारी सरफेस की डेफिनेशन के मुताबिक। अलबत्ता ये रूल्ड सरफेस है। रूल्ड सरफेस में और सरफेस में फ़र्क होता है। हर रूल्ड सरफेस नहीं होती। रूल्ड सरफेसेस हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। रूल्ड सरफेसेस को स्मूथ सरफेस कैसे चेक करते हैं वो हमने सीखा था, लेकिन ये रूल्ड सरफेस तो है लेकिन ये सरफेस नहीं है जब तक इसमें से ओरिजिन ना निकाल दिया जाए, वर्टेक्स ना निकाल दिया जाए। ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, आप चेक कर सकते हैं कि ये इसको सेटिस्फाई करती हैं। और हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि हम इसमें से ओरिजिन निकालेंगे। इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस में पैरामीटर की ऐसी वैल्यूज़ लेंगे कि इसमें से ओरिजिन निकल जाए, फिर ये आम हमारी डेफिनेशन के मुताबिक सरफेस भी है। अलबत्ता लेवल सरफेस तो ये हमेशा ही है। जो नेक्स्ट क्वाड्रिक सरफेस हम पढ़ने लगे हैं वो है एलिप्टिक सिलेंडर। सिलेंडर हमने पहले भी पढ़ा था, हमने कहा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सिलेंडर है। ये जनरल केस है। अगर मैं ए को 1 और बी को 1 लूँ तो मेरे पास वही वाला सिलेंडर बन जाएगा जो हमने पहले पढ़ा था। लेकिन जनरली जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कुछ भी हो सकते हैं। अगर 2 स्क्वायर्स हों दरमियान में प्लस हो, आम हालात में हम इसको एलिप्स कहते हैं। लेकिन अगर हम इसको एज ए सरफेस डिस्कस करें, 3 वेरिएबल्स में डिस्कस करें तो ये फिर एलिप्टिक सिलेंडर है। आम हालत में एलिप्स बनती है अगर 2 डायमेंशन में हो, लेकिन ये एलिप्टिक सिलेंडर बनता है। एलिप्स आप अंदाज़ा लगा सकते हैं चूँकि इसके ट्रेसेस जो हैं वो एक्स वाई प्लेन में
और एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन्स में एलिप्सिस बन रही हैं, इसलिए हम इसको एलिप्टिक सिलेंडर कहते हैं। अगर हम ए और बी की वैल्यू 1 ले लें तो फिर इसके ट्रेसेस जो हैं वो सर्कल्स बनना शुरू हो जाएंगे और फिर हम इसको सर्कुलर सिलेंडर या राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। आम हालात में ये एलिप्टिक सिलेंडर है। अगर आप इस एलिप्टिक सिलेंडर की पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिखना चाहते हैं तो वही जो एलिप्स की होती हैं आप इसमें लिख सकते हैं। एक्स की जगह ए कॉस थीटा, वाई की जगह बी साइन थीटा, ये इसको सेटिस्फाई करेंगी। और जी की वैल्यू क्या ली जाए? जी की वैल्यू आप कोई और वेरिएबल, कोई और पैरामीटर रख लें, फ़र्ज़ करें यू रख लें। याद रहे किसी भी सरफेस की पैरामीट्रिक इक्वेशन में दो पैरामीटर्स होते हैं, एक पैरामीटर थीटा और दूसरा पैरामीटर यू। तो ये बन गई एलिप्टिक सिलेंडर की पैरामीट्रिक इक्वेशंस। जो नेक्स्ट हमारे पास क्वाड्रिक सरफेस है वो है हाइपरबोलिक सिलेंडर। हाइपरबोलिक इसलिए कि ये हाइपरबोला है। अगर हम किसी प्लेन में बात करें तो ये हाइपरबोला है। जब भी दो स्क्वायर होंगे और एक माइनस होगा तो 3 डायमेंशन के अंदर ये बनेगा एक सिलेंडर। इसकी शेप आपके सामने है। अगर सिर्फ प्लेन की बात होती तो हम कहते हैं ये हाइपरबोला बन रहा है इस तरह से, लेकिन इसी तरह के हाइपरबोला इनके ऊपर जोड़ते चले जाएं तो ये हमारे पास हाइपरबोलिक सिलेंडर बन जाता है। जब भी दो वेरिएबल्स होंगे, स्क्वायर के दरमियान में माइनस होगा और कांस्टेंट टर्म 1 होगी या कुछ और भी होगी, कांस्टेंट टर्म 0 नहीं होगी, तो हमेशा क्या बनेगा? हाइपरबोलिक सिलेंडर बनेगा। हाइपरबोलिक नाम की वजह आपको बता दी है। जब भी क्वाड्रिक इक्वेशन आप लेंगे, दो वेरिएबल्स के साथ तीसरे वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू होगी तो हमेशा नाम रखेंगे हम उसका सिलेंडर। हाइपरबोला बनेगा तो हाइपरबोलिक सिलेंडर हो जाएगा। इससे पहले वाली इक्वेशन में एलिप्स बन रही थी तो एलिप्टिक सिलेंडर हो गया। इससे नेक्स्ट इक्वेशन में आप देखेंगे कि पैराबोला बनेगा तो पैराबोलिक सिलेंडर हो जाएगा। ये वेरिएबल दो कौन से होंगे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक्स और वाई होंगे। अगर मैं इक्वेशन लिख दूँ एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये भी मेरे पास क्या है? हाइपरबोलिक सिलेंडर ही है। अगर मैं इक्वेशन लिख दूँ वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये भी क्या है? हाइपरबोलिक सिलेंडर ही है। दो वेरिएबल्स हों, स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो, कांस्टेंट टर्म 0 के अलावा कुछ और हो तो हाइपरबोलिक सिलेंडर बनेगा। अगर हम हाइपरबोलिक सिलेंडर की पैरामीट्रिक इक्वेशंस की बात करें तो वही लिख सकते हैं जो हाइपरबोला की लिखते हैं आप इसमें लिख सकते हैं एक्स को ए कॉस हाइपरबोलिक थीटा, वाई को लिख सकते हैं बी साइन हाइपरबोलिक थीटा, और z जो है उसकी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप, कोई दूसरा पैरामीटर ले लें, उसमें फ़र्ज़ करें u ले लें। याद रहे सरफेस की इक्वेशन में हमेशा दो पैरामीटर्स होते हैं, तो ये इस हाइपरबोलिक सिलेंडर की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं आपके पास। जैसे मैंने पहले कहा था कि नेक्स्ट में पैराबोला होगा, दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल का स्क्वायर और एक वेरिएबल की पावर 1 है तो पैराबोला है। लेकिन इसको 3 डायमेंशन में बात करें तो पैराबोलिक सिलेंडर है। ये पैराबोलाज एक दूसरे के ऊपर स्टैक करते चले जाएँ, एक दूसरे के ऊपर लगाते चले जाएँ तो पैराबोलिक सिलेंडर बन जाता है। ये इसकी इक्वेशन है आपके सामने। ये ज़रूरी नहीं है कि x और y में ही हो, ये इक्वेशन जो है हो सकता है एक्स स्क्वायर और ए जी फॉर्म की हो सकता है y का स्क्वायर हो और x की पावर 1 हो। जब भी एक वेरिएबल का स्क्वायर होगा और एक वेरिएबल की पावर 1 होगी तो प्लेन कर्व के अंदर पैराबोला और 3 डायमेंशन के अंदर पैराबोलिक सिलेंडर बना करेगा। अगर आप इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिखना चाहते हैं तो आसानी से लिख सकते हैं आप वही जो हमने पहले लिखी थी। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू t ले लें तो y की वैल्यू यहाँ से आप बना सकते हैं टी स्क्वायर ओवर a, और z की वैल्यू क्या होगी? z वेरिएबल मौजूद नहीं है, z में कोई और पैरामीटर ले लें, z की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये इस पैराबोलिक सिलेंडर की क्या बन गई हैं? पैरामीट्रिक इक्वेशंस बन गई हैं। याद रहे एक दफ़ा फिर, किसी भी सरफेस की पैरामीट्रिक इक्वेशन में दो पैरामीटर्स होते हैं। अगर मैं सिर्फ x और y लूँ तो ये पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। अगर साथ में मैं z भी ले लूँ और उसमें कोई दूसरा पैरामीटर ले लूँ तो अब ये पैराबोलिक सिलेंडर की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। आप आसानी से बना सकते हैं इस पैराबोला की भी, इस पैराबोला की भी। मेरा ख्याल है आपके लिए कोई मसला नहीं है। अगर मुझे ये बनानी हो तो मैं x को ले सकता हूँ t, z को लिया जा सकता है टी स्क्वायर ओवर a, y के लिए आप कोई सा भी नया पैरामीटर ले सकते हैं y इज इक्वल टू u। इसी तरह से किसी भी पैराबोलिक सिलेंडर की पैरामीट्रिक इक्वेशंस आप आसानी से खुद लिख सकते हैं। हो सकता है आपस से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि पैराबोलिक सिलेंडर की पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या हैं।
नेक्स्ट क्वाड्रिक सरफेस जो है वो प्लेन है। अगर कोई भी एक वेरिएबल हो और इक्वल टू 0 हो या लीनियर इक्वेशन हो हमारे पास एक वेरिएबल में या दो वेरिएबल में या तीन वेरिएबल्स में, हमेशा उससे क्या बनेगा, एक प्लेन बनेगा। x इज इक्वल टू 0 एक प्लेन की इक्वेशन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जी इज इक्वल टू 0 या सम कांस्टेंट d, ये भी हमेशा किसकी इक्वेशन है, प्लेन की इक्वेशन है। तो प्लेन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस आप लिख सकते हैं। कैसे, x को 0 ले लिया, अगर इस इक्वेशन की बात करें तो x 0 हो गया, y फ़र्ज़ करें कोई t हो गया या y फ़र्ज़ करें u हो गया और z जो है वो हमारे पास v हो गया। तो इस प्लेन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या हैं, 0, u और v। इसी तरह से आप किसी भी और प्लेन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस बना सकते हैं। मसलन इसकी अगर मुझे पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनानी हो तो मैं x को रख लूँगा फ़र्ज़ करें u, y को रख लूँगा फ़र्ज़ करें v और z की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँगा और z की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी d माइनस au माइनस bv ओवर c। x को मैंने रख लिया है u, y को रख लिया है v और मैंने z की वैल्यू निकाल ली है और ये पैरामीट्रिक इक्वेशन बन गई हैं इस प्लेन की। तो किसी भी प्लेन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस आप बना सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वाड्रिक सरफेस है वो है हमारे पास टू इंटरसेक्टिंग प्लेन्स। अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हों, स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो, अगर कांस्टेंट 0 ना हो तो हाइपरबोलिक सिलेंडर बनता है, लेकिन अगर कांस्टेंट 0 हो जाए तो इससे बनते हैं टू इंटरसेक्टिंग प्लेन्स। कैसे टू इंटरसेक्टिंग प्लेन्स बन रहे हैं, आप इसके फैक्टर्स बनाएं तो दो लीनियर इक्वेशंस बना सकते हैं, x ओवर a माइनस y ओवर b इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बना लिए कौन से फार्मूले से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से, और दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 लिख लिया। x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 0। पहला वाला भी एक प्लेन है, दूसरा वाला भी एक प्लेन है। तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टू इंटरसेक्टिंग प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट क्वाड्रिक सरफेस जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है टू पैरेलल प्लेन्स। जब एक वेरिएबल का स्क्वायर हो और एक कांस्टेंट हो तो हमारे पास बनेंगे टू पैरेलल प्लेन्स। क्यों टू पैरेलल प्लेन्स बनेंगे, इससे आप स्क्वायर रूट ले लें तो एक इक्वेशन आ गई x इज इक्वल टू a और दूसरी इक्वेशन आ गई x इज इक्वल टू माइनस a। लेकिन याद रहे ये सब कुछ उस वक्त होगा अगर a पॉजिटिव है। ये भी एक प्लेन है x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू माइनस a भी एक प्लेन है और ये दोनों प्लेन्स आपस में पैरेलल हैं। अगर आप देखना चाहें कि x इज इक्वल टू a जो है वो कहाँ पर प्लेन है, यहाँ पे अगर x की वैल्यू a है तो ये x को कट करता हुआ yz प्लेन के पैरेलल प्लेन है, और जो माइनस वाला प्लेन है वो इस साइड पर है, यहाँ कहीं। ये माइनस वाला x इज इक्वल टू माइनस a वाला प्लेन है और ये दोनों प्लेन्स आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। तो ये टू पैरेलल प्लेन्स की इक्वेशन है हमारे पास। और नेक्स्ट सरफेस जो है वो है स्ट्रेट लाइन, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें भी दो स्क्वायर हैं लेकिन दरमियान में प्लस है। ये मैंने लेक्चर के स्टार्ट में भी आपको बताया था। सिर्फ x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 जो है वो इसको सेटिस्फाई करता है। और z की वैल्यू क्या हो सकती है, z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो z की वैल्यू जब आप कुछ भी करेंगे, फ़र्ज़ करें t करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, z एक्सिस बन जाएगा। ये कोई क्वाड्रिक सरफेस नहीं बन रही है, इस इक्वेशन से कोई सरफेस नहीं बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। और इसी तरह से अगर हमारे पास इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कांस्टेंट के, तो इससे हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, एक पॉइंट ही बनेगा। और वो पॉइंट कौन सा होगा, 0 0 और 0। इसके अलावा और कोई पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये पॉइंट की इक्वेशन है। तो हमने पढ़ा है क्वाड्रिक सरफेसेस, मोस्ट जनरल क्वाड्रिक इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स x, y और z, और उससे कुछ वेल नोन सरफेसेस हमने पढ़ी हैं। और हमने कहा यह है कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सरफेस बने, बार का सरफेस नहीं बनती है, कोई कर्व भी बन जाती है क्वाड्रिक इक्वेशन से। और अगर सरफेस बनती है तो हमने उनकी डिफरेंट पैरामीट्रिक इक्वेशंस देखी हैं।
दो तीन और हम स्पेशल सरफेसेस देखने लगे हैं। इस वक्त हम आपके सामने जो सरफेस है हम उसको मंकी सैडल कहते हैं। मंकी सैडल हम इसको इसलिए कहते हैं, ये सैडल जैसी ही है, लेकिन जो सैडल थी उसमें दो साइड पर पाँव रखने की गुंजाइश थी। अगर इसमें यहाँ पर कोई मंकी बैठा है, एक पाँव इतना इधर रख सकता है, एक पाँव इस साइड पर रख सकता है, इस साइड पर अपनी टेल रख सकता है, इसलिए हम इसको कहते हैं ये मंकी सैडल है। इसकी कार्टेशियन इक्वेशन आपके सामने है। ये क्वाड्रिक सरफेस नहीं है, इसमें वेरिएबल का क्यूब आ रहा है। अगर आप इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस बनाना चाहें तो बना सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप x को u रख लेते हैं और y को v रख लेते हैं, तो इस इक्वेशन में पुट करके आप z की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, u³ माइनस 3uv²। तो ये इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस जो हैं वो बनाई जा सकती हैं। एक और स्पेशल सरफेस हम डिस्कस करने लगे हैं जिसको हम टॉरस कहते हैं। आपकी जो ट्यूब है जिसमें हवा भरी जाती है, जिसको आप स्विमिंग के लिए यूज़ करते हैं या आपके मोटरसाइकिल के या साइकिल के टायर में यूज़ होती है, वो हमारी टॉरस है। ये टॉरस की आपके सामने पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं। इस टॉरस के अंदर जो हैं दो आर यूज़ हुए हैं। एक रेडियस है टॉरस का बड़ा वाला रेडियस और एक अंदर वाले इसके सिलेंड्रिकल पार्ट का स्मॉल वाला रेडियस जो है वो। इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस आपको याद रखनी है। टॉरस के बारे में हम मज़ीद भी आगे चल के मज़ीद बातें पढ़ेंगे। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही काफ़ी है टॉरस के बारे में। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट सरफेस है जिसको हम पढ़ेंगे और वो है मोबियस स्ट्रिप। मोबियस स्ट्रिप की डिटेल्स में फ़िलहाल मैं नहीं जाऊंगा। ये मोबियस स्ट्रिप की पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं। ये आपके सामने मोबियस स्ट्रिप है। कॉमनली मोबियस स्ट्रिप में और बाकी सरफेस में थोड़ा सा फ़र्क होता है। हम कहते हैं ये हैं कि किसी सरफेस में अक्सर हम ये कहते हैं कि दो साइड्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके सामने जो है ये एक सफ़ियर है, तो या तो आप सफ़ियर के बाहर हैं या आप सफ़ियर के अंदर हैं। आप सफ़ियर के ऊपर वॉक करते करते अंदर नहीं जा सकते या अंदर की साइड से वॉक करते करते बाहर नहीं आ सकते। लेकिन ये जो मोबियस स्ट्रिप है इसके ऊपर आपको लगता है कि इसकी भी दो साइड्स हैं, लेकिन आप एक साइड से वॉक करना शुरू करें, घूमते घूमते आप दूसरी साइड पर पहुंच जाते हैं, हालांकि वो लग ही रहा होता है कि दूसरी साइड नहीं जा सकते। यही इसमें ख़ास फ़र्क है। मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। ये इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन हैं आपके सामने। अगर हमने इसको सरफेस प्रूफ करना हो तो ये इसके ओपन सेट्स लिए जा सकते हैं, जिनकी मदद से हम पैचेस बनाकर हम इसको सरफेस प्रूफ कर सकते हैं। ये मोबियस स्ट्रिप के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। कुछ MCQs करते हैं। द इक्वेशन, एक इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, रिप्रेजेंट्स, इससे रिप्रेजेंट हो रहा है क्या? कुछ आंसर्स लिखे हुए हैं। क्या एलिप्साइड बन रही है, क्या पैराबोलाइड बन रहा है, क्या सिलेंडर बन रहा है, क्या पॉइंट बन रहा है? एलिप्साइड के लिए हमने देखा था, याद करवा देता हूँ कि x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² प्लस z² ओवर c²। यही कुछ है जो सामने ऊपर लिखा हुआ है इक्वेशन में। लेकिन उसमें कांस्टेंट 0 नहीं था, कांस्टेंट कोई नंबर था 1। वो नंबर कुछ और भी हो सकता है, 2, 3 भी हो सकता है, बस माइनस का नहीं होना चाहिए, तो एलिप्साइड बनती है। लेकिन ये ऐसी नहीं है, इसका मतलब है ये एलिप्साइड तो नहीं है। पैराबोलाइड जो है उसके साथ में या एलिप्टिक पैराबोलाइड होना चाहिए या हाइपरबोलिक पैराबोलाइड होना चाहिए, ये उनमें से भी इस वक्त नहीं है। सिलेंडर बनता है जब 2 वेरिएबल्स हों, 3 वेरिएबल्स के साथ सिलेंडर नहीं बनता। क्या ये पॉइंट है? जी बिल्कुल, ये पॉइंट है। 3 स्क्वेयर्स का सम इक्वल टू 0 हमने देखा है कि सिर्फ एक ही पॉइंट हो सकता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो है 0, 0, 0। तो ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है। एक और इक्वेशन है, एक और MCQ है आपके सामने, उसी तरह का MCQ है। द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स के इस क्वाड्रिक इक्वेशन से क्या बन रहा है? 2 वेरिएबल्स हैं और स्क्वेयर्स हैं और सम है। जब भी 2 वेरिएबल्स होंगे तो सिलेंडर बनेगा, तो सिलेंडर बन सकता है। यानी हम रिजेक्ट कर सकते हैं कि पैराबोलाइड नहीं है, कोन नहीं है। या तो ये सिलेंडर है या ये एलिप्टिक सिलेंडर है। और कौन सा सिलेंडर है?
सिलेंडर पैराबोलिक भी हो सकता है, हाइपरबोलिक भी हो सकता है, सर्कुलर सिलेंडर भी हो सकता है, एलिप्टिक सिलेंडर भी हो सकता है। और यहाँ पे x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब यहाँ a स्क्वायर और b स्क्वायर हो तो एलिप्टिक सिलेंडर होता है। तो हमारे पास इस वक्त सिलेंडर वाली चॉइस भी ट्रू है, एलिप्टिक सिलेंडर वाली चॉइस भी ट्रू है। और मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ऐसे सूरत में बेस्ट चॉइस लेते हैं, वो चॉइस लेते हैं जिसको लेने से दूसरी ऑटोमेटिकली बीच में शामिल हो जाए। जब हम कह रहे हैं कि एलिप्टिक सिलेंडर है तो ऑब्वियसली हम उसको सिलेंडर भी कह रहे हैं। हमारी चॉइस ए जो है वो करेक्ट चॉइस है, वो हमारी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ टॉरस, कि कौन सी टॉरस की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। ये आपको ज़ुबानी याद रखनी है। और यहाँ पर इस वक्त जो करेक्ट चॉइस है वो चॉइस ए जो है वो हमारी करेक्ट चॉइस है। ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस है टॉरस की। आप ऊपर लेक्चर में भी देख लें कि टॉरस की पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या हैं, कंफर्म कर लें। मेरे ख्याल में यही इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, बाकी इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस नहीं है। ये टॉरस की पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपको ज़ुबानी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इक्वेशन ऑफ ए सरफेस, इनमें से कौन सी सरफेस की इक्वेशन है। याद रहे मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ सरफेस, क्वाड्रिक सरफेस नहीं यूज़ कर रहा। क्वाड्रिक सरफेस जो है वो सरफेस हो भी सकती है और नहीं भी। लेवल सरफेस जो है वो सरफेस हो भी सकती है और नहीं भी। आपको खुद से डिसाइड करना है कि क्या इनमें से जो ये जो इक्वेशन हैं वो किसी सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। पहली इक्वेशन देख लेते हैं। पहली इक्वेशन दो वेरिएबल्स का स्क्वायर है, सम है। अगर तो साथ में कोई कांस्टेंट ज़ीरो के अलावा होता तो ये एलिप्टिक या सर्कुलर सिलेंडर हो सकता था, और माइनस के साथ कांस्टेंट होता तो हाइपरबोलिक सिलेंडर हो सकता था। लेकिन दो स्क्वायर्स का सम है और साथ कांस्टेंट ज़ीरो है, तो ऐसी सूरत में हम देख चुके हैं कि इससे क्या बनती हैं, पेयर ऑफ लाइंस बनती हैं। यानी बेसिकली एक्स भी ज़ीरो बनता है, इस वक्त z भी ज़ीरो बनता है, और y जो है वो कोई सा भी पैरामीटर लेकर आप y एक्सिस बन रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, और स्ट्रेट लाइन जो है वो सरफेस नहीं होती है, ये हमारी चॉइस नहीं है। दूसरी इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले भी देखी है, तीन वेरिएबल्स के स्क्वायर्स का सम है, इससे पॉइंट बनता है, ये पॉइंट भी एक सरफेस नहीं है। तीसरी इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये क्या बन रहा है ये हम काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। ये एक स्फीयर बनता है थर्ड पार्ट वाला, और स्फीयर को हम प्रूव कर चुके हुए हैं कि ये एक सरफेस होती है। तो पार्ट सी वाली जो इक्वेशन क्वाड्रिक इक्वेशन है ये एक सरफेस है। धोखा देने के लिए उसने पार्ट ए, बी और सी तीनों कहा है, लेकिन पार्ट ए और पार्ट बी वाली सरफेसेस बिल्कुल भी नहीं हैं। हम डिसाइड कर चुके हुए हैं, हम पढ़ चुके हुए हैं कि ये दो सरफेसेस नहीं हैं। एक और एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ एलिप्टिक सिलेंडर, कि कौन सी एलिप्टिक सिलेंडर की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। यहाँ पे आपके सामने ये इक्वेशंस लिखी हुई हैं, आप इनको बारी बारी इसमें पुट करके चेक कर सकते हैं कौन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। एक बात का ख्याल रहे कि मैंने जो एलिप्टिक सिलेंडर करवाए थे वो x और y के साथ करवाए थे। यहाँ जो एलिप्टिक सिलेंडर है उसमें वेरिएबल y और z हैं, तो अगर हम ये वाली वैल्यूज़ इसमें पुट करें तो हमने ये वैल्यू पुट करनी है किसकी जगह, x की जगह, ये वैल्यू किसकी जगह, y की जगह, और ये z की जगह। जब आप यहाँ b sin t लिखते हैं और यहाँ u लिखते हैं तो दोनों साइड्स इक्वल नहीं आती हैं, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन नहीं है। अगर मैं b पार्ट को चेक करता हूँ, x की जगह u लिखता हूँ, x इसमें है ही नहीं, y की जगह मैं a sin t और z की जगह मैं b cos t लिखता हूँ, तो a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर t, b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर t, साइन स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t इज इक्वल टू 1। हाँ, सेटिस्फाई कर रही है, यही हमारी करेक्ट चॉइस है। बाकी दो को भी आप इसमें पुट करके देखते हैं तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करती हैं, तो हमारे पास करेक्ट चॉइस जो है वो ऑप्शन बी है। मैंने कुछ MCQs आपको करवा दिए हैं, इसी तरह के मिलते जुलते MCQs आप ख़ुद भी कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर नंबर 32 जो है उसको ख़त्म करते हैं। आज के लिए बस इतना ही।